आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर जो भी हमने यहाँ बातें की हैं उनका किसी को भी हर्ट करने का कोई हमारा मोटिव नहीं था। अगर किसी को ऐसा लगे तो हमें माफ़ कर दें, लेकिन हमारा ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हम कोशिश करते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सप्लाई करने की, और कोशिश करते हैं कि यार जितना भी नया यूथ है, नई जनरेशन है, जेंजी है, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, अपने रूटीन्स को फॉलो करें, अपनी लाइफ में एक अपग्रेड करें, अपनी फिजिकल हेल्थ में अपग्रेड करें। यही हमारा मोटिव था। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट मेरा इंस्टाग्राम पे देखा होगा जहाँ पे मैंने स्टोरी डाली थी कि हम लोग बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट शो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा ये फर्स्ट शो है जिसमें हमारे गेस्ट हैं मिस्टर दीपक जोरवाल, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी रह चुके हैं। काफ़ी लंबे टाइम से मैं इनको जानता हूँ और हमारा शो थोड़ा सा यूनिक होगा क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो ये अभी डेवलप कर रहे हैं, जो कि काफ़ी यूनिक है मेरे हिसाब से। तो कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? तो दीपक सर, मैं चाहूंगा कि जितने हमारे दर्शक हैं जो हमें पर्सनली भी जानते हैं, उनको छोड़ के जो हमारे इस शो में नए हैं उनके बारे में मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए। दीपक कौन है उसके बारे में थोड़ा बताइए। माई माई सेल्फ दीपक जोरवाल। मैं अर्पित सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चूज़ किया है। और देखते हैं हम किस तरह की बातें कर पाते हैं, आपको कितना एंटरटेन कर पाते हैं। पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं इस फील्ड में 8 से 10 साल हो चुके हैं मुझे, फिटनेस फील्ड में। उसके पहले मैं फुटबॉल प्लेयर था, मैंने बॉक्सिंग भी की है। मैं मतलब मोस्टली मेरी लाइफ स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। तो उसके अलावा मुझे सीखने का बहुत शौक है। मैं रोज़मर्रा की चीज़ों में नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, और जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गैदर करने की। और कोशिश करता हूँ कि लोगों को उससे एंटरटेन भी हो, लोग कुछ सीखे भी, अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ भी ऐड करें। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, एक ट्रेनर हूँ, साथ के साथ आपको एंटरटेन भी करता हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश ये है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो। बेफालतू की चीज़ें हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे आप लोग एंटरटेन हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मज़ा आए पॉडकास्ट। बढ़िया दीपक, बहुत अच्छा लगा। तो दीपक सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये जो एक टर्निंग पॉइंट होता है बॉडी बिल्डिंग बोल लीजिए या फिटनेस के ऊपर, जब एक खास करके हमारी सोसाइटी में जो पतले दुबले लड़के होते हैं जिनकी काफ़ी बुलिंग वगैरह होती है, तो ऐसा आपकी लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आपने सोचा कि फिटनेस इंडस्ट्री में आए हैं या खुद पे वर्क करें, इतनी अच्छी एक बिल्ड बनाए? ऐसी क्या स्टोरी रही है इसके पीछे? इसके पीछे स्टोरी तो नहीं बोलूँगा, एक मजाकिया वाकया था। मैं स्कूल में था उस टाइम, मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं 6th या 7th क्लास में था उसमें। मुझे ऐसा बहुत ऐसा याद नहीं है, लेकिन हाँ वो वाकया जरूर मुझे प्रॉपर याद है। एक लड़का था, मैं वॉक कर रहा था कॉरिडोर में, स्कूल के क्लास के कॉरिडोर में वॉक कर रहा था। तो जैसे ही उसने मुझे देखा और पीछे से, हम स्कूल में शॉर्ट्स पहना करते थे उस टाइम, शॉर्ट्स चलते थे, वहाँ हम लोग 90 से बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम शॉर्ट्स चलते थे। तो हम लोग, मैं ऐसे वॉक कर रहा था कॉरिडोर में, तो पीछे से उसने मुझे एक बुली करते हुए बोला कि देख यार इसके पैर कितने पतले हैं, अपने फ्रेंड से उससे बात करते हुए बोला। तो वो बात मुझे दिल को लग गई। उसके बाद स्पोर्ट्स में पहले भी खेलता था, लेकिन उसके बाद धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जागने लगा। मैंने धीरे धीरे अपने आप पर रिसर्च की, देखा कि छोटे थे बच्चे, अपने लेवल पर रिसर्च की जितना हो सकता है, डाइट, वर्कआउट और स्पोर्ट्स में कितना अच्छा कर सकते हैं। धीरे 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 चीज़ें डेवलप होती गई। तो ये मेरा एक छोटा सा मतलब मजाकिया है, लेकिन हाँ वाकया था जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली, या फिर मैं बुली होने की वजह से
मेरा वो एक मोटिवेशन बन गया कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ अपने आप में इम्प्रूव करनी है। तो दीपक सर, एक चीज़ और बताइए, आप स्कूल टाइम पे जैसे स्पोर्ट्स के में आप रहे हैं, आपने बताया, तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट था जिसमें आप काफ़ी अच्छे रहे। स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट मैं सारे ही गेम्स खेलता था। जो भी स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम स्कूल वो जो अकेडमी में करवाती हैं। लेकिन हाँ, स्पेशली बोला जाए तो फुटबॉल इज़ माय फर्स्ट लव। फुटबॉल मेरा पहला प्यार है। फुटबॉल में मैं नेशनल तक खेला हुआ हूँ। बढ़िया। लेकिन हाँ, एक इंजरी के चलते मेरा फुटबॉल से एक तरह से नाता टूट गया है। उसके बाद में मजबूरी ने मेरा प्रोफेशन बना दिया है। तो फिटनेस फील्ड एक तरह से देखा जाए तो मेरा मतलब सेल्फ प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हाँ, मजबूरी ने मेरा ये प्रोफेशन बना दिया। ऐसी कौन सी इंजरी हुई थी वैसे सर जिसकी वजह से आपका स्पोर्ट से थोड़ा सा पीछे होना पड़ा? फुटबॉल एक फ्रेंडली मैच था। फ्रेंडली मैच के दौरान मुझे एसीएल टेयर हो गया था राइट नी में। उसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 months का बेड रेस्ट था। उसके बाद मुझे 1 से 1.5 साल लगा उसको रिकवर करने में, प्रॉपर हील करने में। अभी भी चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं, लेकिन हाँ, उतना नहीं है। चीज़ें मतलब वर्कआउट हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन हाँ, अभी भी पुरानी इंजरी है तो कभी कभी दिक्कत करती है। लेकिन हाँ, मैं अभी भी हील कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ अपने बारे में। तो कोशिश करता हूँ कि हाँ, चीज़ें बेटर हों। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी। केयर करना और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ, हम रुकेंगे नहीं। तो ये रहती है, हर किसी की स्टोरी कुछ ना कुछ रहती है बैकग्राउंड, जब वो फिटनेस इंडस्ट्री का एक पार्ट बन जाते हैं, जब वो खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दीपक सर, अपार्ट फ्रॉम ये फिटनेस इंडस्ट्री, ऐसी कोई पर्टिकुलर स्किल जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में कि आप अपने आप को रोज अपग्रेड करने पे बिलीव करते हैं, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर स्किल जो आप अभी जिस पे वर्क कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे तो पर्सनली पता है, बाकी मैं चाहता हूँ कि आप भी बताएं थोड़ा। हाँ, एक मतलब आजकल ट्रेंड में भी बहुत है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो हाँ, देखा जाए तो मैं मूलांक से 3 नंबर हूँ। 3 नंबर सीखने सिखाने पे विश्वास करता है, जुपिटर का नंबर होता है। तो कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा सीखूँ उतना मैं आगे लोगों को सिखा पाऊँ। 3 नंबर की लाइफ ऑलमोस्ट सीखने सिखाने के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। वो नॉलेज गेन करते हैं हर तरह से, हर जगह से। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ, वो नॉलेज उनके काम की है नहीं है, उन्हें नॉलेज गेन करने से मतलब होता है। तो मैं उससे रूल होता हूँ 3 नंबर। इस वजह से मैं लोगों को खुद से सीखता हूँ ताकि लोगों को भी सिखा पाऊँ। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है कि हाँ, मैं 3 मूलांक हूँ, ताकि आपको भी मैं सिखा पाऊँ, आपकी ऑडियंस है जो भी, उनको भी मैं सिखा पाऊँ कि बढ़िया बढ़िया जितना सर। मेरे साथ, जितना मैंने सीखा है हाँ हाँ। उतना मैं उनको नॉलेज दे पाऊँ। अभी फिलहाल आप इसकी काउंसलिंग वगैरह दे रहे हैं सर? फिलहाल रफली देखा जाए तो मेरे पास जो क्लाइंट्स जिम में आते हैं, मैं उन्हीं को काउंसलिंग देता हूँ, उन्हीं को उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बताता हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स ही रहते हैं। क्लाइंट्स मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई के साथ साथ कोशिश ये रहती है कि वो फिजिकल एक्टिविटी में भी थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें, ताकि उनको पढ़ाई में और हेल्प हो। क्योंकि जब आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे वर्क करते हैं, तो धीरे धीरे आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपका मेंटल हेल्थ बैलेंस रहती है। मेंटल हेल्थ बैलेंस रहेगी तो आपकी ऑलमोस्ट चीज़ें, जैसे आपका पढ़ाई हो गया, आपका करियर हो गया, आपकी सोशल लाइफ हो गई, आपकी इमोशनल लाइफ हो गई, आपकी फैमिली हो गई, वो सारी ऑलमोस्ट बैलेंस एक जगह से पूरी हो जाती है। बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा दीपक सर, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई पर्टिकुलर पढ़ाई होती है जिसके थ्रू आप फिटनेस इंडस्ट्री को अपना करियर बना लेते हैं, या मतलब एक, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी फिटनेस इंडस्ट्री के लोग भी जुड़े हुए हैं, जो फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ अभी जुड़ चुके हैं, काफ़ी नए बच्चे भी हैं जो पर्सनली कई बार मुझसे भी पूछते हैं कि कहीं जॉब वगैरह के लिए वो कैसे अप्लाई करें, या इस फील्ड की कोई पर्टिकुलर पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। तो थोड़ा सा इस पे हम बात करना चाहेंगे कि कैसे, मतलब एक लड़का जिसको अपनी फिजिक पे वर्क कर चुका है और एक अच्छा खासा लेवल पे पहुंच चुका है, वो कैसे इस करियर को चूज करे और इसमें क्या ग्रोथ मिल सकती है उसको? फिटनेस इंडस्ट्री अभी बहुत हमारी नई नई इंडस्ट्री है, बहुत ग्रो कर रही है, स्पीड से ग्रो कर रही है। ट्रेंड में भी बहुत है चीज़ें, नए नए इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑनलाइन हमारे पास फिटनेस। लेकिन हाँ, आपको अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उसके साथ आपको आपको फिजिकल वर्क पे फोकस तो करना ही पड़ेगा।
आपकी फिजिक पे वर्क करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज पे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपको अपने सर्टिफिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो उस हिसाब से चीज़ें बहुत क्या कहते हैं प्रोफेशनल हो गई हैं। लोग काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं अपने लोगों को काउंसिल कर रहे हैं फिटनेस लेवल पे। तो आपको कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। जैसे आपका K11 है, जहाँ से आपने भी कोर्स किया हुआ जी है जी न्यूट्रिशन का। तो वो चीज़ है, वो कर सकते हैं वहाँ से। फिटनेस इंडस्ट्री के पर्सनल ट्रेनर कोर्सेज हो गए, जनरल ट्रेनिंग कोर्सेज हो गए, आपके फिजियोथेरेपिस्ट कोर्सेज हो गए। ये कोर्सेज के साथ आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। तो मतलब ऐसा है दीपक सर कि अपने इंडस्ट्री में चाहे वो कोई से भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स का हो या साइंस का हो, कोई भी इस इंडस्ट्री में इजीली आ सकता है, लेकिन उसको कोई पर्टिकुलर एक अच्छी यूनिवर्सिटी या बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह से सर्टिफिकेशन कोर्स से स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल राइट? बिल्कुल यार। ठीक है, बढ़िया। और मेरे हिसाब से हमारी इंडस्ट्री में लोगों को, जैसे सर ने बताया, अगर साइंस बैकग्राउंड के तो उनके लिए थोड़ा और इजी हो जाता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट जैसे कोर्सेज करके अपनी नॉलेज को और एडवांस कर सकते हैं और उतना अच्छा क्लाइंटेट पकड़ सकते हैं। वैसे दीपक सर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम कोटा सिटी राजस्थान से बात कर रहे हैं। ये मैं पर्सनली यहाँ पर ही, ये मेरा नेटिव प्लेस रहा है, तो मैं आफ्टर कोविड यहाँ पर ही शिफ्ट हो चुका हूँ और यहाँ पर ही वर्क कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। दीपक सर मुझे यहाँ पर ही वर्किंग के दौरान एक जिम में मिले थे। और करंटली वैसे दीपक सर आप कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ अपनी सर्विस दे रहे हैं वैसे? अभी मैं फिट एंड फास्ट जिम से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट भी देखता हूँ, साथ में ट्रेनिंग भी देखता हूँ। बाकी जितना भी कंसल्टेंसी होती है, जितनी भी काउंसलिंग वगैरह होती है स्टूडेंट्स की, वो सारी हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। ओके। तो दीपक सर, थोड़ा आपके बारे में बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, ऐसे कौन से स्ट्रगल्स आपने नोटिस किए, चैलेंजेस नोटिस किए इस स्टेज पे आने के लिए, कि जहां आपने स्टार्ट किया था एक जनरल ट्रेनर से, वहां से आप जैसे एक मैनेजर बन चुके हैं। और दीपक सर को काफ़ी लंबे समय की नॉलेज है, थोड़ा बताइए कि कितने साल से हैं आप? ऑलमोस्ट मुझे मिनिमम 8 to 9 years हो चुके हैं यहाँ पे इस फील्ड में। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब लिगामेंट इंजरी से। लिगामेंट इंजरी के बाद मेरा ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स का करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप आगे बहुत ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर वाली एक्सरसाइजेस जैसे स्पोर्ट्स फील्ड स्पोर्ट नहीं खेल सकते। तो कोशिश करें अपने नी को थोड़ा प्रोटेक्ट रखें। तो उसकी वजह से मुझे जिम लाइन में आना पड़ा। जिम लाइन में मुझे मेरा आना मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव था, लेकिन मेरी पर्सनल नीड थी वो। क्योंकि मुझे अपने लोअर लिम्स में, अपर लोअर मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करनी है, ताकि मुझे लिगामेंट पे ज़्यादा लोड ना आए। लेकिन धीरे 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 मैंने देखा कि चीज़ें इस फील्ड में बहुत स्पीड से ग्रो कर रही हैं, लोगों को ग्रो करते हुए देखा मैंने। तो मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। डाइट को प्रॉपर डाइट के बारे में प्रॉपर नॉलेज ली, वर्कआउट के बारे में, वर्कआउट के फॉर्म्स होते हैं, किस मसल को किस तरह ट्रेन करना है, कितने वेरिएशंस होते हैं, किस मसल की कितनी एक्सरसाइजेज होती हैं, किस रैप रेंज पे हमें ट्रेन करना है अगर हाइपोट्रॉफी चाहिए, किस रैप रेंज पे ट्रेन करना है अगर हमें डेंसिटी चाहिए मसल में, स्ट्रेंथ गेन करनी है। तो धीरे 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 करके मैं यहाँ तक आया। 8 8 9 10 साल हो चुके हैं। तो उसके बाद मैंने जनरल ट्रेनिंग से स्टार्ट किया, धीरे धीरे ग्रो किया, पर्सनल ट्रेनिंग तक आया। उसके बाद अभी एक जिम मैनेज कर रहा हूँ। बढ़िया सर, बढ़िया। तो दीपक सर, जैसे हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में 80% जो हमारे क्लाइंटेल होते हैं वो वैसे तो जनरल ट्रेनिंग पे फोकस करना पसंद करते हैं, और रिमेनिंग 20% है वो खुद सर्टिफाइड होते हैं या उनको अच्छी खासी नॉलेज रहती है जो वो खुद सेल्फ डेवलप करते हैं खुद में। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अपनी इंडस्ट्री में जो ये जो जनरल कैटेगरी के जो हमारे क्लाइंटेल हैं, इनको एक पर्टिकुलर गाइडेंस देना बोल लीजिए या काउंसलिंग देने में, क्या आपने स्ट्रगल्स नोटिस किए हैं जो ट्रेनर्स आजकल कर रहे हैं, कि उनमें ऐसी कौन सी कमी है कि वो अपने क्लाइंटेल को एक प्रीमियम क्लाइंटेल में कैसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे? ट्रेडर्स में कहीं ना कहीं ये कमी है कि वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहे। नॉलेज को अपग्रेड करने से मतलब है खाली आपको, सिर्फ आपको फिजिकल उस पर वर्क नहीं करना है, फिजिकल लेवल पर वर्क नहीं करना है, आपको अपने क्लाइंट को काउंसिल भी देना है, काउंसलिंग भी करनी है, डाइट से रिलेटेड, इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड, उसका रूटीन कैसा है।
तो ये सारी चीज़ें आपको मिक्स एंड मैच करके आपको अपने क्लाइंट को देना है, ताकि उसका ऑल ओवर रूटीन दिन भर का मैनेज कर सके, क्योंकि आजकल रूटीन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। जो वर्किंग है उनका तो रूटीन फिक्स है, लेकिन हाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको रूटीन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है पढ़ाई का। तो उन्हें कैसे काउंसिल करना है इसके बारे में ट्रेनर्स अपने आप को ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ उन्हें एक्सरसाइज कराने पे या फिर डाइट कंसल्ट करने पे है। लेकिन हाँ, एज अ ट्रेनर इज अ वेरी स्मॉल स्पेलिंग बट इट्स वेरी लार्ज डेफिनेशन। ट्रेनर्स मीन्स यू आर ट्रांसफॉर्मिंग अ स्टूडेंट्स और अ पर्सन लाइफ प्रॉपरली अपसाइड डाउन। उसके लिए ट्रेनर्स को काउंसलिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने स्टूडेंट्स को या फिर जो भी क्लाइंट है उनको काउंसिल देनी पड़ेगी। बेस काउंसलिंग बेस होना चाहिए आपका उनका लाइफस्टाइल, उनका इमोशनल हेल्थ, उनका सोशल नेटवर्क कैसा है, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जितना भी क्लाइंटल रहता है मोस्टली स्टूडेंट रहता है, एंड फोकस भी उसी पे करते हैं क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। आगे जाके वही लोग इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनेंगे। तो हम कोशिश करते हैं आने वाली जो जनरेशन है उसको जितना हो सकता है उतनी एक फिजिकल, प्रॉपर हाँ नॉलेज हाँ, प्रोवाइड फिजिकल और मेंटल लेवल पर उन्हें स्ट्रांग बनाए, ताकि उनके आने वाली जनरेशन्स को वो चीज़ पास ऑन कर सकें। मैंने देखा है जितना जेन जी हम जो लोग बोलते हैं, जो लोग 2000s के बाद वाले हैं, हाँ जिनको हम जेनजीज बोलते हैं, इनमें एक रेस लगी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नीट का एग्जांपल ले लेते हैं, नीट के स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। हर हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे में डिफरेंट टैलेंट है, बॉर्न टैलेंटेड है कुछ बच्चे टैलेंट स्किल डेवलप करते हैं, लेकिन हाँ सब डिफरेंट है, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा किसी और काम में, सिंगिंग में अच्छा है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई बच्चा अपने सोशल नेटवर्किंग में अच्छा है, कोई इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे कंटेंट्स बनाते हैं। बच्चे पढ़ाई करते करते भी लोग कर रहे हैं। तो हमें उनके पोटेंशियल को देखना है, ना कि उन्हें एक भेड़ चाल के तहत एक फील्ड में इन्वॉल्व कर देना है सबको। बढ़िया है सर, ये वाला टॉपिक बहुत बढ़िया लगा मेरे को। आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मानते हैं कि एक इंडिविजुअल का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसको उसी पे वर्क करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि लेट होने पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आजकल। तो दीपक सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बच्चे इतने सारे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं कोटा में अपने यहाँ पर पढ़ने हैं, कोई ना कोई परीक्षा देने हैं, तो मैं चाह रहा हूँ ये जो आजकल एग्जाम चलते चलते जो एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से बच्चे चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक मेंटल जो स्ट्रेस है उसको आप कैसे बच्चों को बताएंगे कि वो उसको चैनलाइज करते हुए बैलेंस कर सकते हैं फिजिकल हेल्थ के साथ। हम जितने भी बच्चे हमारे पास क्लाइंटल आते हैं, हम सबसे पहले तो उन्हें रूटीन को फॉलो करने के लिए पुश करते हैं, ताकि कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है वो अपने रूटीन को फॉलो करें। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रूटीन को फॉलो कैसे करें। तो हम सीधी सी बात है, आप जितना जल्दी उठोगे, हम उन्हें यही गाइड करते हैं, आप जितना जल्दी अपनी शुरुआत करोगे दिन की, उतना ज़्यादा दिन आपके पास होगा, उतना ज़्यादा टाइम आपके पास होगा अपने आप को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना है। दूसरी चीज़, आपको अपने सुबह से शाम तक का रूटीन पहले से फिक्स होना चाहिए आपका, कि आपको सुबह उठते ही क्या करना है, उसके बाद आफ्टरनून में क्या करना है, उसके बाद आपको इवनिंग में क्या करना है, नाइट के बाद आपकी स्लीपिंग साइकिल कैसी होगी, ये पूरा रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए रात को सोने से पहले कि आपको सुबह उठते ही क्या करना है। सबसे पहले आपका रूटीन फिक्स होगा। मोटिवेशन कुछ दिन का होता है। सबसे मेन चीज़ है डिसिप्लिन। बढ़िया। डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में है तो मोटिवेशन आता जाता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर डिसिप्लिन हो आप अपनी लाइफ में, तो आपकी चीज़ें ऑन द ट्रैक चलती रहेंगी। ऑफ ट्रैक होती हैं चीज़ें, वो मानता हूँ मैं, हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो चीज़ें कभी ना कभी ऑफ ट्रैक होगी। लेकिन हाँ, आपको ऑन ट्रैक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप दोबारा डिसिप्लिन रूटीन में अपने आप को ऑन ट्रैक ले आओगे। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि सुबह उठते ही बच्चे थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप करके थोड़ा मेडिटेशन करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, जो हम यहाँ गाइड करते हैं जनरली। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। उसके बाद अपना थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का गैप लेके, अगर कोचिंग है तो कोचिंग जाएं, ऑनलाइन क्लासेज है ऑनलाइन क्लासेज लें, ऑफलाइन क्लासेज है ऑफलाइन क्लासेज लें। उसके बाद ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैक्स हो जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक हो उनका, मतलब प्रोटीन रिच डाइट हो, ताकि उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों प्रॉपर रहें। उसके बाद हम कोशिश करते हैं लंच,
इवनिंग स्नैक्स, डिनर, कम से कम 3 to 4 मील्स एक दिन में हो जाए उनकी, जिसमें 2 तो स्नैक्स हो गए और 2 हैवी मील्स हो गए। कोशिश करते हैं रात में सोने से पहले थोड़ा लाइट फूड हो, लेकिन प्रोटीन कंटेंट पूरे दिन में पूरा करना ही करना है, ताकि आपके फिजिकल हेल्थ पे फर्क ना पड़े आपके मेंटल स्ट्रेस का। क्योंकि देखो मेंटल स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पढ़ाई है, प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है कि यहाँ पर बच्चों को नीट निकालना है, क्योंकि आपका सोशल प्रेशर है। कुछ बच्चे हैं जो 2-2 3-3 साल से यहाँ पे हैं और फिर भी चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही हैं, तो उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर तो ऑलरेडी रहता भी है, उनके पास आसपास सोशल प्रेशर रहता है क्योंकि नए बच्चे आ रहे हैं और वो वहीं के वहीं हैं। तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। इस वजह से मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, एंग्जाइटी की वजह से बच्चे, मैंने खुद के एक्सपीरियंस में देखा है, मैं इतने क्लाइंट से मिला हूँ, बच्चे एंग्जाइटी पिल्स लेते हैं। मतलब अभी का देखा जाए तो एज कुछ भी नहीं है, टीन एज में है, फिर भी उन्हें एंग्जाइटी पिल्स लेनी पड़ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है चीज़ों को लेके। और अभी जैसे आप, अभी बोर्ड्स का माहौल चल रहा है, बोर्ड्स का माहौल चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कोशिश ये रहती है कि आप अपने एकेडमिक पे फोकस करो। एकेडमिक बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बेसिक आपका बेस 12th ही है। अगर नीट आप जा रहे हो तो आपका बेस 12th है। देखो तो वो तो इस पार्ट को प्रायोरिटी रखना हाँ, चाहिए कि वो जिस काम के लिए आए वो तो करें ही, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको अपन कैसे हाँ, एक पर्टिकुलर जिम ज्वाइन करके या कोई फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल के साथ बैलेंस कर सकते बिल्कुल। आप जिम ज्वाइन करो, आप मॉर्निंं वॉक करो, आप घर पे एक्सरसाइज करो। जैसे यहाँ बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं तो हॉस्टल्स में एक्सरसाइज करो, आप मॉर्निंग वॉक करो, जिम ज्वाइन करो। जिम ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिलता है। अकेले अकेले इंसान एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन बोर हो जाएगा, लेकिन जिम में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आपको सेम माइंडसेट वाले लोग मिलते हैं। आपके सर मैं आपसे एक क्वेश्चन को बीच में पूछना चाहूंगा कि ये जो बच्चे जैसे हमारे जिम वगैरह में आते हैं तो इनको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, मतलब कैसे गाइड करते हैं कि कैसे इंजरी ना हो प्रॉपरली, मतलब जो गाइडेंस वाला पार्ट है आपका, थोड़ा उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे कोई नया बच्चा आया तो आप उसको कैसे गाइड करते हो कि वो अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें और ड्यूरिंग वर्कआउट उनको इंजरी ना हो, क्योंकि देखो वो अपनी जगह से काफी दूर है, बाय चांस हो जाता है, नॉर्मल सी चीज है ये, कितना भी कोशिश कर लो जो होना है वो तो होता ही रहेगा बिल्कुल फिर बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे केसेस में कई बार हो जाता है, तो इंजरी से कैसे बच्चों को आप दूर रखते हो, कैसे मैनेज करते हो आपके जिम में, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। हम जैसे हमारे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली बिगनर्स होते हैं, जिन्हें कुछ बच्चों का कुछ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होता है, कुछ बच्चों ने पहले एक्सरसाइजेस की होती हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादातर बच्चे बिगनर्स ही होते हैं। मतलब 70 to 80% हमारे क्लाइंटल बिगनर्स ही आते हैं बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में उनको बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलें। ज़ीरो से सारे, सबसे पहले जॉइंट रोटेशंस हो गए, उसके बाद बॉडी वेट वर्कआउट्स हो गए, पूरा बॉडी की मोबिलिटी करने के बाद हम उनको मशीन्स पे लेके जाते हैं। मशीन्स पे बिल्कुल लाइट रखते हैं चीज़ें। कोशिश करते हैं कि उनको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की तरह जिम को इंट्रोड्यूस किया जाए। उनको ये नहीं है कि पहला दिन आया हो और उसको इतनी एक्सरसाइज करा दी कि दूसरे दिन ना आ पाए। तो बच्चों को धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप लेते ऊपर, धीरे धीरे उनको बिगनर से इंटरमीडिएट तक लेके जाते हैं। चीज़ें कोशिश करते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद उन पे प्रेशर डालना शुरू करें, ताकि, क्योंकि होता क्या है, बॉडी काफ़ी टाइम तक एक ही एक रूटीन पे चलती रहे तो वो बॉडी प्लेट्यू हिट कर जाती है। प्लेट्यू हिट करने की वजह से क्या होता है, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर आपको बॉडी को एज अ शॉक चीज़ें थोड़ी सी चेंज करनी होती है, या तो वर्कआउट रूटीन चेंज करना है, डाइट चेंज करना है, या आपका लिफ्टिंग चेंज करनी है, आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है तो आपको ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग करनी है। और अगर आपको हाइपरट्रॉफी करनी है तो आपको अपने रैप रेंज पे फोकस करना पड़ेगा। और आपको अगर जैसे जनरल फिटनेस है तो आपको जनरली सारी सारी मसल्स को प्रॉपर ट्रेन करना है, आपको अपने रूटीन को फॉलो करना है, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, दैट्स इट। तो दीपक सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूंगा कि आपका पर्सनल रूटीन क्या रहता है, काफ़ी लोग इनकी फिजिक देखते हुए सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि क्या होगा इस आदमी का रूटीन दिन भर का, तो थोड़ा सा अपना रूटीन के बारे में बताइए कि कैसा रहता है आपका 24 आवर्स, दीपक के कैसे रहते हैं। मेरे 24 आवर्स थोड़े से हेक्टिक होते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ मैं हंसता खेलता रहूँ, लोगों के साथ हंसी मजाक करता रहूँ, क्योंकि एक एंटरटेनिंग माहौल में लोग ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं एक हेक्टिक माहौल से। तो कोशिश करता हूँ मैं, सुबह मेरा रूटीन स्टार्ट होता है 5 o'clock, मॉर्निंग 5 बजे उठता हूँ मैं, 5 बजे उठता हूँ, फ्रेशन अप करता हूँ, 6 बजे मेरा फिक्स रहता है कि मुझे जिम ओपन करना ही है। 6 बजे मैं यहाँ आता हूँ। 6 बजे आने के बाद, ये सीक्रेट रूटीन है,
मैं हर किसी से डिस्कस नहीं करता ये हाँ चीज़। नहीं, आप जितना बताना चाहें। हाँ, मैं हर किसी क्योंकि ये चीज़ें सीक्रेटली होनी चाहिए, लेकिन हाँ हाँ मैं पॉडकास्ट में काफ़ी फ्रेंडली हैं हम लोग, हाँ तो हाँ मैं डिस्कस करूंगा ये चीज़ कि मैं सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे, आने के बाद पूरा वॉक अराउंड लेता हूँ जिम का। अगर कोई चीज़ें अस्त व्यस्त हैं तो उन्हें व्यवस्थित करता हूँ, पहले मैनेज करता हूँ चीज़ें। सही है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स थोड़ा लेट आते हैं, 6:30 पौने 7 तक क्लाइंट आना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तो मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करने के बाद मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद मेरा एक रूटीन है कि मैं हनुमान चालीसा 7 बार, सुबह का रूटीन है मेरा कि 7 बार मैं डेली पढ़ता हूँ, वो मेरा फिक्स रूटीन है। संडेज को कभी कभी हो जाता है क्योंकि हाँ संडेज को मेरा रूटीन प्रॉपर नहीं रहता है। कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। लेकिन हफ्ते का 6 दिन मैं हाँ फिक्स रखता हूँ कि हाँ मुझे करना ही है। तो हाँ, मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे ऑडियंस को भी बोलूँगा कि अगर आप लोग, आजकल लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं या नहीं उठते हैं, तो कोशिश करें अपना रूटीन को फॉलो करें, जल्दी उठने की कोशिश करें। जितना जल्दी उठोगे उतना आपके पास दिन ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर लोगों के पास। तो जितना प्रोडक्टिव रहोगे मॉर्निंग में उतना दिन आपका पूरा प्रोडक्टिव जाएगा। तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें। उसके बाद मेरा फर्स्ट मील होती है। फर्स्ट मील में मैं चुकंदर, आंवला और गाजर, ये 3 चीज़ों का जूस पीता हूँ। सबसे फर्स्ट मील यही होती है मेरी। उसके बाद फिर मेरा सेकंड मील होती है। सेकंड मील में मैं 6 to 7 एग वाइट्स लेता हूँ। एग वाइट्स के साथ या तो मैं पोहा ले लेता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, या फिर अगर कभी नहीं है मन तो मैं बनाना ले लेता हूँ या फिर पपाया ले लेता हूँ साथ में। अगर मैं कट कर रहा हूँ तो मैं फ्रूट्स पे रहता हूँ। अगर मैं मेंटेन कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स लेता हूँ साथ में। तो अभी मैं मेंटेन कर रहा हूँ तो मेरा कार्बोहाइड्रेट चलता रहता है 19-20। उसके बाद मैं आफ्टरनून में एक मील लेता हूँ। उसमें अगेन मेरे एग वाइट्स होते हैं, 6 to 7 एग वाइट्स होते हैं। उसके साथ या तो मैं 2 चपाती ले लेता हूँ, कोई भी एक सब्जी होती है वो साथ में ले लेता हूँ। या फिर अगर नहीं होता है मैनेज, क्योंकि देखो कोशिश ये, जिम में मैं पूरा दिन रहता हूँ। सुबह 6 से शाम को 6 मेरा वर्किंग आवर्स रहता है। उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स मुझे यहाँ हो वर्कआउट जाते कितने हैं। घंटे का करते हैं वैसे सर? वर्कआउट मेरा मैक्स टू मैक्स रहता है 1-1.5 आवर्स बिल्कुल के सही दिन है का। सर। अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये जो वर्कआउट का टाइमिंग होना चाहिए, काफी लोग नए होते हैं हमारे जिम में जो अक्सर ये एक कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कि कितने घंटे वर्कआउट करना चाहिए। हाँ तो ये घंटे के हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए हमें, या एक कुछ अलग सी चीज है जिससे सामने वाले को अच्छा रिजल्ट मिले? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास कि हम कितना देर वर्कआउट करें। तो वर्कआउट डिपेंड करता है आपका गोल क्या है उस पर। अब कोई एथलेटिक बंदा है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स में है, जैसे रनर्स हैं आपके, ये बॉडी बिल्डर्स हैं, पावर लिफ्टर्स हैं, इनका रूटीन बहुत डिफरेंट है। अगर आप जनरल हेल्थ के लिए, जनरल फिटनेस के लिए अगर वर्कआउट कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 1 आवर, और इससे ज़्यादा जाते हो तो 1 आवर 15 मिनट्स टू 1 आवर 30 मिनट्स, इतना मैक्स है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो दीपक सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जो अपना इंडियन डाइटरी पैटर्न है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, फिर उससे कम फैट की है, फिर उससे कम प्रोटीन की है, तो थोड़ा सा आप बताइए कि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो ऐसे लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में अभी नए हैं, उनकी एक मील क्या होनी चाहिए ऑन एन एवरेज आपके अकॉर्डिंगली, जो मतलब आप समझते हैं, क्योंकि क्या है आप काफी लंबे समय से हैं इस इंडस्ट्री में, तो ये भी एक बहुत जरूरी एक टॉपिक है जिसपे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर डाइट में क्या लें। मेजरली अगर देखा जाए तो हमारी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इंटेक उतना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो बैलेंस करके चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन हाँ मेजरली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए थोड़ा सा हमारे डाइटरी पैटर्न को चेंज करने का। देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, जितना ज़्यादा हम वर्सटाइल हो रहे हैं ईटिंग हैबिट्स में या फिर हमारे फूड को लेके, तो कोशिश हमें ये रहती है कि हम हमारे दिन भर का जो प्रोटीन इंटेक है उसको सबसे प्रायोरिटी दें, सबसे ऊपर उसको रखें कि हमें पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है, अबाउ अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी वेट, उतना हम पूरा करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का 50 kg बॉडी वेट है, तो वो पर किलो बॉडी वेट पे 1.2 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक अपना प्रोटीन लेके जा सकता है। वो भले ही वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर वो नॉर्मल वर्किंग पर्सन भी है तो भी उसको मेंटेनेंस प्रोटीन लेना ज़रूरी है। क्योंकि आपकी बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म हो गया, आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना हो गया, मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर रेगुलेट करना हो गया, उसका प्रोटीन इंटेक पे बहुत बड़ा रोल है।
इसलिए कोशिश करें कि प्रोटीन इंटेक पूरा रहे। उसके बाद आपका फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आगे, आपके कार्बोहाइड्रेट्स आगे, आपको एनर्जी सोर्स है एक तरह से देखा जाए तो। वैसे हेल्दी फैट्स क्या होते हैं आपके अकॉर्डिंग? हेल्दी फैट्स मेरे हिसाब से ओमेगा 3 हो गए आपके, ओमेगा 3 हो गया आपके, इसमें आपके इंक्लूड होते हैं जितने भी नट्स होते हैं आपके, वॉलनट हो गया आपका, ये क्या कहते फ्लैक्सीड हो हैं, गया। फ्लैक्स सीड्स हो गए आपके, चिया सीड्स हो गए, बेसल सीड्स हो गए। ये चीज़ें आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हो ओमेगा 3 लेने के लिए। ओमेगा 3 आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मेजरली देखा जाए तो हमारे इंडियन कल्चर में या फिर इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली इंडिया में, हार्ट के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, और हार्ट कम एजेस वालों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं आजकल। मतलब 90s में देखा जाए तो एक हार्ट पेशेंट होने का एक फिक्स क्राइटेरिया था कि आप इस एज रेंज में लाइए कर रहे हो तो आप हार्ट पेशेंट बिल्कुल हो सही, सकते हो। बिल्कुल लेकिन सही। आज कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, आज कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आज कोई एज की वो नहीं है कि हाँ किस एज में बंदे को हार्ट अटैक होगा। आज 10 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो 30 साल के बंदे को भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो 50 साल के बंदे को भी हार्ट अटैक हो रहा है। कोई वो नहीं है, किसी बिल्कुल भी सही। एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब बहुत केसेस हमको सुनने में आ रहा है, हाँ। न्यूज़ में आए दिन केस आता आजकल है। भी आप लोगों ने भी दोस्तों देखा होगा कि काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं जो कि आजकल जिम वगैरह में हो रहे हैं, जिसकी वजह से जिम इंडस्ट्री का भी नाम खराब हो रहा नाम है खराब सर। हो रहा है। तो वो इस पर मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहूँगा चीज़ों को, कि जिम को अगर देखा जाए तो जिम आप हेल्दी रहने के लिए आते हो। लेकिन होता क्या है, जैसे बहुत सारे बिगनर्स हैं, मतलब जो बेसिक हमने देखा है चीज़ें, इन इस चीज़ों को लोग मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग बोलते हैं बंदा स्टीरॉयड पे है, या फिर बिगनर्स को स्टीरॉयड की कोई ज़रूरत ही नहीं है पहले से तो। उनका आजकल हाँ, रूटीन, हाँ स्टेरॉइड्स का हाँ आपने बहुत अच्छा हाँ। एक पॉइंट निकाला क्यों? है। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो जो नए बच्चे बिगनर्स हैं, बिल्कुल बिगनर्स की ऑलरेडी ऑर्गन हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब है। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इस तरह से है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इंटेक करते हैं, बाहर का खाना इतना ज़्यादा है, ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है उनकी डाइट में। इस वजह से उनकी ऑटोमेटिकली हार्ट हेल्थ पहले से ही ख़राब होती है। लेकिन जब वो जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम ज्वाइन करने पे वो अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करते हैं, एक्सेसिव पुश करते हैं, जिसकी वजह से उनके हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। उनका हार्ट पहले से अनहेल्दी है, तो लोड आने की वजह से उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, उनके वेन्स में जितना भी प्लाक जमा होता है वो आपके हार्ट में ब्लॉक करता है, आपके वेन्स में ब्लॉकेज करता है। तो उसकी वजह से आपको मतलब सडन हार्ट अटैक्स देखने को मिलते हैं, जो बहुत कम एज में बच्चों को आते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि पहले से ऑलरेडी अगर आप अनहेल्दी हो तो आपको जो आपका फिजिकल रूटीन है, वर्कआउट रूटीन है, उसको बहुत लाइट रखना है। बिल्कुल आपकी सही। बॉडी को अपने धीरे धीरे लेके चलना है आगे, क्योंकि आपका पास्ट में कोई फिजिकल रूटीन नहीं रहा होता है। इस वजह से आपको धीरे धीरे लेके चलना है, अपनी बॉडी को उस लेवल तक लेके जाना है ताकि आप उतना विगरस या फिर इंडिया उतना में सर वर्कआउट कर ये सको। ट्रेंड पता नहीं क्यों, कब हमारी सोसाइटी की थोड़ी थिंकिंग चेंज होगी इसी टाइप। यहाँ पे एक और मैं आपको वाकया बताना चाहूंगा सर कि आजकल अपने इंडिया में आप नोटिस करो कि जब तक कुछ होने वाला नहीं रहता किसी हम्म, को, यानी जब तक वो हॉस्पिटलाइज होने वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं हो जाती, जब तक आदमी किसी तरीके का बॉडी चेकअप नहीं नहीं, कराता। बिल्कुल भी मेरे हिसाब से इंडिया में हर 3 महीने में एक फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए, जितना तो हर कोई केपेबल है बिल्कुल लगभग। तो इसके वजह से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि और ज्यादा लोगों की हेल्थ पे बिल्कुल बिल्कुल। अफेक्ट आ रहा है, क्योंकि कोई चीज तो अगर आप पहले ही पकड़ लो तो, जैसे आपने बताया अपनी फिटनेस इंडस्ट्री का यही मोटिव रहता है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपकी सिचुएशन खराब ना हो। यही चीज सिखाना चाहते हैं हम लोग आप लोगों को। काफी लोग आजकल समझदार भी हो चुके हैं कोविड के बाद, तो सच बताऊं तो जिम बिजनेस भी काफी बूम हुआ है, फिटनेस हाँ, इंडस्ट्री काफी बूम हुई है। और एक चीज और पूछना चाहूंगा दीपक सर, सप्लीमेंटेशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है अगर आप एक एथलीट हैं? बिल्कुल। क्योंकि आपने एक चीज हम्म, नोटिस किया होगा सर कि इंडियन एथलीट बड़े मुश्किल से ओलंपिक्स तक जा पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो या कोई भी बिल्कुल। रिस्पेक्टिव हाँ। स्पोर्ट हो। हम्म, अगर बेसिकली स्पोर्ट्स करियर के बारे में बात की जाए तो हमारे यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन करप्शन बहुत है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा सप्लीमेंट इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री, हमारे जो भी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसमें करप्शन बहुत है। लेकिन हाँ, मेहनत करने वाले बच्चे बहुत हैं, मेहनत करने वाले एथलीट बहुत हैं, इन्फ्लुएंसर बहुत हैं जो अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री अभी बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, स्पेशली इंडिया में है, फॉरेन कंट्रीज में तो है ही। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करेंगे कोशिश करते हैं हम लोग जो मतलब
ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं जिनके लैब टेस्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी आती है, प्रोटीन इंटेक उसमें नेचुरली जितना है उतना देखने को मिलता है, तो हम उन्हीं पे जाने की कोशिश करते हैं। जो लोकल ब्रांड्स हैं कोशिश करते हैं उनको अवॉइड करें। और सप्लीमेंट्स हमारी जो एथलीट्स हैं, जो डेली डेली वर्किंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी की लाइफ में थोड़ा 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 इन्वॉल्व रहते हैं, रहना चाहिए। क्योंकि क्रिएटिन का हर कोई ले सकता है, जो क्रिएटिन वर्कआउट कर रहा है, जो वर्कआउट नहीं कर रहा है। क्रिएटिन बेसिक है, एक अमाइनो एसिड है जो हर कोई ले सकता है। अगर नीड, पर्सन टू पर्सन, नीड टू नीड डिपेंड करता है वो। अगर कोई एथलीट है, अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करना है उसको, या अपने आप को पुश करना है, तो क्रिएटिन ले सकता है। जनरल लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर कोई उनका गोल नहीं है या फिर वो इतने एथलेटिक नहीं है तो उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि बॉडी खुद भी कुछ लेवल पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बॉडी नेचुरली भी क्रिएटिन बनाती है। आप जो फूड सोर्स लेते हो वहाँ से भी आपकी बॉडी को क्रिएटिन मिलता है। अगर आपकी नॉन वेजिटेरियन हो, आपकी डाइट में चिकन है, नॉन वेज है, तो आपकी बॉडी नेचुरली, और आप नेचुरली भी बना रही है और आपके फूड आइटम से भी आपको प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन हाँ, जो नेचुरली बॉडी क्रिएटिन बनाती है वो बहुत मिनिमल अमाउंट होता है, मतलब 1.5 ग्राम के आसपास आपकी बॉडी क्रिएटिन बनाती है। अगर आप वेजिटेरियन हो और आप एथलेटिक हो, आपको जिमिंग में अपने आप को बनाना है या फिर अपनी फिजिक को बिल्ड करना है, तो आपको क्रिएटिन मतलब कंडीशनल नेसेसरी है। अगर आपको अपनी फिजिक को बिल्ड करना है तो स्ट्रेंथ गेन करना है। अगर दीपक सर, अगर कोई क्रिएटिन लेना चाहे तो क्या प्रोसेस होता है? क्रिएटिन लेने के लिए कोई मेजर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपना वाटर इंटेक जितना बॉडी को नॉर्मली ज़रूरत है उतना पूरा रखना ही पड़ेगा। क्योंकि हाँ, क्रिएटिन आपकी बॉडी में, आपके मसल सेल्स में वाटर को होल्ड करता है, बॉडी को बहुत हाइड्रेट रखता है। इसकी वजह से आपके जो आउटर बॉडी है उसमें वाटर इंटेक कम हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, उसको आपको फील करना है। और वैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको वो बैलेंस करने के लिए आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है क्रिएटिन लेते वक्त। तो क्रिएटिन कैसे लेना चाहिए सर? मतलब बिफोर वर्कआउट लेना चाहिए या आफ्टर वर्कआउट हाँ, लेना ये चाहिए? चीज, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और बहुत मतलब आम तौर पे रोजमर्रा में हमारे सामने आता है जो लोग क्रिएटिन लेते हैं, लेना चाहते हैं। तो क्रिएटिन का ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है। अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं प्री वर्कआउट लो, पोस्ट वर्कआउट लो, मॉर्निंग ले लो, ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है। क्यों? क्रिएटिन आपकी बॉडी में जाके स्टोर होता है मसल सेल्स में, उसके बाद जाके जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आप अपने आप को पुश करते हैं, वेट पुश करते हैं, तब आपकी बॉडी में वो रोल काम करता है। वो एटीपी वहाँ से रिलीज करता है और आपकी बॉडी अपने आप को पुश करती है। तो क्रिएटिन आप मॉर्निंग में भी ले सकते हो, क्रिएटिन आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हो, कैसे पोस्ट लेना वर्कआउट। कैसे? क्रिएटिन को नॉर्मली अगर आपको किसी कार्बोहाइड्रेट सोर्स के साथ लेना चाहिए, आप किसी मीठी चीज़ के साथ ले सकते हो, आप किसी फ्रूट के साथ ले सकते हो, फ्रूट जूसेस के साथ ले सकते हो। क्योंकि क्रिएटिन आपकी बॉडी में के सेलुलर लेवल पे स्टोर होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए, इंसुलिन इंसुलिन स्पाइकिंग की जरूरत पड़ती है, वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। बढ़िया सर। और जो सर, ये जो क्रिएटिन के बारे में इतने बच्चे डर रखते हैं, जो नए न्यू कमर्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो फर्स्ट टाइम क्रिएटिन लेते हैं, तो वो इतने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको कन्विंस करना कि क्रिएटिन काफी सेफ है। एक जो मेजर क्वेश्चन मेरे पास आता है क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स को लेकर, कि क्रिएटिन से किडनी खराब हो जाती है, हाँ। ये बहुत मेजर क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ और है कि क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है। ये दो चीज़ें मेरे पास नॉर्मली आती है, बहुत कम आती है लेकिन आती है। तो क्रिएटिन का ऐसे कोई सच एज मेजर साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंटेड सप्लीमेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर रिसर्च की गई है। मतलब देखा जाए तो Safest supplements। बिल्कुल सेफेस्ट सप्लीमेंट्स में काउंट होता है। तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट है इसके। लेकिन हाँ, अगर किसी इंसान को, किसी बंदे को अगर जेनेटिकली कोई किडनी इशू है, या फिर उसके जेनेटिक्स में कोई किडनी इशू चलता आ रहा है, किडनी स्टोन जेनेटिकली है उसको, या फिर उसके दादा परदादाओं में प्रॉब्लम चली आ रही है, किडनी दादा परदादाओं में डायलिसिस हो रखे हैं किसी के, या फिर हेरिडिटरी अगर कोई चीज़ें पास ऑन है, तो हाँ, उस कंडीशन में उस बंदे को क्रिएटिन प्रॉब्लम कर सकता है। वो भी कंडीशन कंडीशन डिपेंड करता है, वो उसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, उसका वाटर इनटेक कितना अच्छा है, उसकी बॉडी वो कितना अच्छा अडेप्ट करती है चीज़ों के साथ। और दूसरी चीज़ हेयर लॉस वाली बात, हेयर लॉस मैंने देखा है कुछ केसेस में, लेकिन हाँ, 10 में से सिर्फ एक या दो ही बंदे होते हैं जिनको क्रिएटिन लेने के बाद हेयर लॉस होता है। लेकिन हाँ, सभी को नहीं होता। ये जेनेटिकली है, ये बिल्कुल चीज़ें सही भी। सर। और इसके पीछे एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहूंगा मैं, कि इंडिया में वैसे ही प्रोटीन का इंटेक इतना कम है कि मैंने जितना पढ़ा है सर, कि प्रोटीन की एक प्रायोरिटी होती है बॉडी में,
कि जब आप प्रोटीन का इंटेक करते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स के थ्रू हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स के थ्रू हो, चाहे वो सप्लीमेंट के सोर्स के थ्रू हो, प्रोटीन की प्रायोरिटी देती है बॉडी में, जिसमें प्रोटीन अंदर आप उसको कैसा फिजिकली रख रहे हो उस हिसाब से वो चीजों पे वर्क करता है। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी सर कुछ टाइम पहले कि जब आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं उस टाइम पे आपकी प्रोटीन इंटेक की जो प्रायोरिटी होती है वो मसल्स को डेवलप करने की तरफ ज्यादा ज्यादा होती होती है। है। और जनरली लोग क्या करते हैं कि जब जिम छोड़ देते हैं उसके बाद उनका प्रोटीन इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि उनका एक तरीके से वो, जैसा आपने बताया कि डिसिप्लिन नहीं रह पाते, तो इस वजह से भी उनकी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है। इस वजह से भी हेयर लॉस होता है, क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक धीरे धीरे वो कम कर देते हैं। एक काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी इंडस्ट्री में कि वे प्रोटीन जो पाउडर है बिल्कुल उसको ड्यूरिंग वर्कआउट ही आप यूज कर सकते हैं, और जब अगर आपने जिम वगैरह छोड़ दे या ऑफ ट्रैक हो गए किसी वजह से, तो लोग वो प्रोटीन लेना ही बंद कर देते हैं। सर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आप प्रोटीन, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तब बिल्कुल भी बिल्कुल वे प्रोटीन? देखो, मेरे हिसाब से प्रोटीन आप वर्कआउट करते हो चाहे नहीं करते हो, प्रोटीन हमेशा कंडीशनल है। सप्लीमेंट का मतलब है आप कहीं अगर लैग कर रहे हो तो आप वहां सप्लीमेंट कर रहे हो अपनी बॉडी को। तो सप्लीमेंटेशन का यही मतलब है, आप चाहे वर्कआउट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपको बेसिक जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो दिन भर का पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो जितनी भी मसल्स हैं उनको रिपेयर प्रोटीन से आता है। अब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मसल्स के, वो सारे आपकी मसल्स को डेवलप करते हैं। और आपको एक बेसिक स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बोन्स को सपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपकी बोन डिग्रेडेशन होगा, आपकी बोन्स वीक होने लगेंगी, आपकी ऑल ओवर हेल्थ डिग्रेड होगी, क्योंकि आपकी हर चीज़ में प्रोटीन है। आपकी स्किन है, आपके हेयर्स हैं, आपकी मसल्स हैं, वो हर चीज़ कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। जैसे कैरेटीन हो गया, आपका स्किन में हो गया, ये कोलेजन हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। वो सारे आपके बेसिक प्रोटीन से ही, अमीनो एसिड से ही ब्रेक डाउन होकर बनते हैं बॉडी के अंदर। तो कोशिश ये रहती है कि आप बेसिक प्रोटीन पूरा करना है, आप वर्कआउट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। अगर जो इंसान वर्कआउट नहीं कर रहा है, उसका अगर डेली प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका डेली प्रोटीन इंटेक 50 ग्राम है, अगर वो किसी दिन 50 ग्राम में से 25 ग्राम्स ही प्रोटीन पूरा कर पाया है, तो और उसे टाइम नहीं मिला है, तो वो सप्लीमेंटेशन से वो 25 ग्राम प्रोटीन पूरा कर सकता है। वो बिल्कुल कंडीशनल है। बिल्कुल सही। सेम गोज विद आपका वर्कआउट जो बंदा कर रहा है, हाँ, उसका भी अगर प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंटेशन से अपना उतना ग्राम प्रोटीन पूरा कर सकता है। ये बेसिक नीड है प्रोटीन की। तो दीपक सर अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि 5 ऐसे सप्लीमेंट्स बताइए जो जनरली हर किसी को लेने चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने मेंटेन के करने के लिए। लिए। आपके क्या पॉइंट्स हैं, मतलब वो ऐसे 5 हमें बस सप्लीमेंट्स जानने हैं, आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें आपका एसेंशियली क्या लेना चाहिए। इसमें आपके दोनों चीज़ आ गई, इसमें वाइटामिन आ गए, सप्लीमेंट दोनों चीज़ आ गई, माइक्रोज माइक्रोज दोनों आ गए आपके। बेसिक अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है तो यू शुड बाय गुड प्रोटीन सप्लीमेंट। उसके बाद अगर आप एक एथलीट हो या फिर अपने आप को मसल डेंसिटी ग्रो करनी है, आपको हाइपरट्रॉफी ग्रो करनी है, तो आप एक क्रेटीन ऐड कर सकते हो डाइट में। वो कंडीशनल है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। लेकिन आपका जो बहुत माइक्रो जिनको बोलेंगे हम वाइटामिन, वाइटामिन में वाइटामिन सी, वाइटामिन B12, वाइटामिन D3, और आपका ये ओमेगा 3, ओमेगा 3 ये, फिश ऑयल। हाँ फिश ऑयल, ये बहुत ज़रूरी है। ये डेली रूटीन में आपको लेना ही लेना है, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसा हमारा डाइट पैटर्न है, जिस तरह का डाइट हमारा, लोग डेली रोज़मर्रा पे जिस तरह का खाना खाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम पूरे प्रोटीन या फिर पूरा वाइटामिन वहाँ बिल्कुल से सही पूरा है कर सर। पाते हैं। तो सर ये जो फिश ऑयल मार्केट में आता है, जो लोग हमारे वेजिटेरियंस होते हैं तो फिश ओमेगा 3 के लिए जनरली पहला जो नाम आता है वो फिश फिश ऑयल ऑयल आता आता है। है। ठीक है, फिश ऑयल के अलावा कोई वेजिटेरियन सोर्सेज फिश ओमेगा ऑयल 3 के के लिए? अलावा आप वेजिटेरियन सोर्स में फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, आप चिया सीड्स ले सकते हो, बेसल सीड्स ले सकते हो, ये सब आप क्या कहते हैं इसको, वाटर। वॉलनट्स ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों से आप अपना ओमेगा 3 पूरा कर सकते हो। ये आपके वेजिटेरियन सोर्स हैं। बाकी अगर देखा जाए पोटेंसी फिश ऑयल की ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें बेस्ट हैं वेजिटेरियंस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम हमारे शो के एकदम क्लाइमेक्स पे आ चुके हैं। तो दीपक सर मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि आपने सब कुछ बताया, हमें बहुत अच्छा लगा, काफी डेप्थ में भी हमने बातें करी। मैं ये जानना चाहूंगा कि दीपक मी टाइम को कैसे एंजॉय करता है, थोड़ा पर्सनल है।
मैं नहीं जाने दूंगा। मैं जितना आप बोलना चाहें, जितना आप फ्रीली हमें बताना चाहें कि मी टाइम आप कैसे स्पेंड करते हैं। मुझे देखा जाए तो सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। मैं 90s के पुराने सॉन्ग सुनता हूँ, मेलोडी सॉन्ग मुझे सुनना बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने आप के साथ जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना कोशिश करता हूँ कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के साथ बिताऊँ। होता क्या है उससे कि आप कहीं ना कहीं दिन भर लोगों से घिरे रहते हो, लोगों से बातचीत करते रहते हो, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हर वक्त रहता है। लेकिन हाँ जब आप अपने आप के साथ मतलब इंसान को बोरिंग टाइम भी स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। बोरिंग टाइम स्पेंड करने से ये फ़ायदा है कि आपको खुद का रियलाइजेशन होता है कि आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो और कितना करना है आपको। तो उससे आप लोगों की लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकते हो। आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल में कहाँ आप मिस कर रहे हो कुछ चीज़ें, आप हैप्पीनेस मिस कर रहे हो या फिर कोई सोशल गैदरिंग मिस कर रहे हो या फिर सोशल एक्टिविटी कोई ऐसी है जो आप मिस कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जब मैं अकेला होता हूँ अपने मेलोडी सॉन्ग सुनता हूँ, धीरे धीरे अपने आप को रियलाइज़ कराता हूँ कि हाँ मैं कहीं लैग तो नहीं कर रहा, किसी पर्सन से कोई मेरा ऐसा इंटरेक्शन तो नहीं हुआ कि हाँ उसको बुरा लगा हो या फिर कोई ऐसी मुझे ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर गया हूँ। तो ये जब मैं अकेला होता हूँ तो ये सब चीज़ों पे विचार करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हाँ नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लोगों से मिलूँ तो और ज़्यादा उनकी लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकूँ और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकूँ। तो दीपक सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ का क्या राय मशवरा है कि कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम सब कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, अपने पसंदीदा चीज हो या जो वो लोग किसी मजबूरी की वजह से कहीं काम कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, कहीं कोई ना कोई सर्विस दे ही रहा है इंडस्ट्री में, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे वो बाहर की बात करें। तो फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को आपके हिसाब से कैसे बैलेंस करना चाहिए, छोटा सा कुछ बताइए। सबसे पहली चीज़ तो जो आपकी प्रायोरिटी है वो फैमिली है। सेकंड प्रायोरिटी है आपकी आपका वर्क जिससे आपकी लाइफस्टाइल पूरा रन करता है। तो कोशिश करें कि आपका जितना भी वो प्रोफेशनल स्ट्रेस है या फिर आपके वर्किंग स्ट्रेस है वो आपको जितना जॉब है वहीं तक ही रखें, फैमिली पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि देखो फैमिली पे अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपके पास रिटर्न भी चीज़ें आती हैं। क्योंकि फैमिली का स्ट्रेस जहाँ तक होता है हमारी फैमिली वाले कोशिश करते हैं कि जो वर्किंग पर्सन है उसकी तरफ ना है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारा जो वर्क प्रेशर है या फिर वर्क स्ट्रेस है वो घर पे लेके ना जाए या फिर फैमिली तक ना पहुंचे। बिल्कुल जितना सही। हो सकता है हम खुद से मैनेज करें। क्योंकि एट द एंड हम सबसे कितना अच्छा मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता आपने क्या किया क्या नहीं किया। मैनेजमेंट जितना आपका अच्छा होगा उतनी आपकी वर्किंग लाइफ बेटर होगी, बिल्कुल उतनी सही, आपकी बिल्कुल सही। फैमिली लाइफ अच्छी होगी। मैंने लाइफ में इतना समझा दीपक सर कि यहाँ पे भले ही आप कोई भी रिस्पेक्टिव पोस्ट पे हैं या सोच रहे हैं जाने की, आप कहीं पे भी हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं चाहे वो सर्विस सेक्टर के हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैनेजर है। ये जितना जल्दी कुछ लोगों को रियलाइज हो जाता है तो वो लाइफ में उतना आगे बढ़ते हैं, हम्म, बाकी कुछ लोगों को लेट होता है तो फिर कुछ शुरुआत लेट होती है, जो कि कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप लोगों ने बीच में भी देखा होगा, मैं एक प्लांट लेके आया हूँ जैकी दादा की तरह। तो एक्चुअली दीपक सर, ये प्लांट का नाम है पॉपचोय। पॉप जो है। ये जापानीज और चाइनीज कैबिज में की कैटेगरी में काउंट होता है। काफी सैलेड वगैरह में यूज किया जाता है, ये काफी हेल्दी होता है, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के बहुत होता है सर। तो एक प्रकार का कैबिज का है, एक्सोटिक वेजिटेबल्स में काउंट होता है। मैंने अपने किचन गार्डन में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपने किचन गार्डन पे काफी लंबे समय से वर्क कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा एक लेके आया हूँ आपके लिए। कोशिश करेगा, ये थोड़ा शेड में देने वाला है, बिल्कुल। इसको है ना सिर्फ 2 से 3 घंटे धूप की जरूरत होती है और ये इतना बड़ा हो जाता है। आने वाले सीजन में ये सीड्स वगैरह भी देगा तो आप वापस से इसको रीग्रो कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप काफी चीजें आपके छोटे से स्पेस में भी ग्रो कर सकते हैं। इस पे मैंने काफी वीडियोस वगैरह बनाए हैं और मेरा भी बिल्कुल यही रहता है कि जितना हो सके कि दीपक सर को मैंने देखा है सैलेड वगैरह काफी पसंद है, तो ये एक बाहर की चीज है। मैंने इसके सीड्स वगैरह मंगाए थे, तो ये अब ये बड़े होते जा रहे हैं, तो मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट बिल्कुल आपके थैंक यू सो मच। न्यू किचन गार्डन के लिए। थैंक यू सो मच। तो दीपक साहब, मैं कोशिश करूंगा अपनी मील्स में भी इसको ऐड करूं हाँ क्योंकि इसको मेरा थोड़ा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लगेगा। होगा। मैंने पॉप चॉय कभी छोटा है।
हाँ मैंने पॉप चॉय कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ मैं नहीं, कोशिश इसका टेस्ट मैं बता दूं दीपक से, इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है, करूँ। लेकिन आपको इसमें मिर्ची की तरह थोड़ी सेवरी टेस्ट भी आएगा। अच्छा अच्छा। काफी अच्छा है। इसको रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, अपने सैलेड वगैरह में डाल के। आप इसको अपना क्या बोलते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। मतलब वर्सेटाइल प्लांट है ये, और बहुत अच्छा है। आप गूगल पे देखना घर पे जाके कि जब प्लांट बड़ा हो जाता है कितना सुंदर दिखता है। हाँ थोड़ा थोड़ा तो ये देखने अभी में, छोटा सा बच्चा देखने है देखने में देखने और में मैं अच्छा जान तो अच्छी। प्रोटीन की स्कूप में लेके आया हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री से फिटनेस इंडस्ट्री से है, तो इसमें मैंने खड्डे कर रखे हैं नीचे। तो इसको कोशिश करना अभी कुछ दिन इसी में रखना दीपक सर। जब ये डबल साइज का हो जाएगा हाँ ना, इसको अभी रोजाना थोड़ा ही पानी देना। मैंने नीचे इसमें खड्डे कर दिए, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। इसको 2-3 दिन में एक बार पानी देना, और 2 से 3 घंटे की धूप देना, ठीक है। जब ये डबल साइज का हो जाएगा तो ये अपनी जड़ें फैला लेगा अच्छे से। तो आपको क्या करना, हल्के हाथ से उल्टा करके थप्पी देना, तो ये निकल जाएगा, और फिर एक गमले बढ़िया में। से गमले में, छोटे से में भी लग जाएगा, ठीक है। बाकी आने वाले सीजन में खुद भी सीड्स वगैरह देगा, मदर प्लांट है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये शो को हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी हो। काइंडली सपोर्ट करने की कोशिश करना। ये मेरा फर्स्ट था दीपक सर, आपका तो पता नहीं। मेरा भी मैं फर्स्ट है मेरा भी फर्स्ट है। नर्वस था थोड़ा, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश करी है। काफी अलग अलग टाइप के फील्ड पे हम लोगों ने बात करी दीपक सर के साथ, और कोशिश करेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट आने वाले पॉडकास्ट होंगे उसमें दीपक सर की तरह ही कोई यूनिक पर्सनैलिटी को लेके आए, और आप लोगों के साथ कुछ नई बातें शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।